स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और लेक्चर के साथ AC सर्किट, जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन प्रोसेस। तो अपन पढ़ रहे हैं AC सर्किट। AC सर्किट तो AC सर्किट में कल हमने रेजिस्टेंस सर्किट देखा, इंडक्टर सर्किट देखा। आज हम देखेंगे कैपेसिटर सर्किट। तो कैपेसिटर को पढ़ने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत क्या होती है। तो ये विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें? जिसमें हम स्थिर आवेश हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। एक होता है चल आवेश, एक होता है अचल आवेश। अचल आवेश को ही हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेश। तो जहाँ पे हम केवल स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे वो हमारा कहलाएगा स्थिर विद्युत। अब आगे बात करते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान लें हमारे पास एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, यहाँ -Q है, Q1 है और ये प्लस का Q2 है और इनके बीच का दूरी D है। तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के मल्टीप्लिकेशन के, Q1 इंटू Q2 बटे में D स्क्वायर। यहाँ से हम इसको लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बटे D स्क्वायर, जहाँ न्यूटन K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो K बराबर आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। F इक्वल टू K की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे D स्क्वायर। न्यूटन। तो यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है ये होता है हमारा परावैद्युतांक
परावैद्युतांक। तो इसकी जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 और इकाई जो होगी वो होती है हमारी फैरेड पर मीटर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 कहाँ पे, निर्वात में होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 निर्वात में होती है। तो ये जो एप्सिलॉन आता है इसकी ये एक परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि किन्हीं दो आवेश के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने की मतलब ये है कि जो कूलाम का नियम होता है वो कहता है कि दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, बल लगता है, वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी, उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर देखिए क्या होता है, जिसको हम कहते हैं संधारित्र। तो ये ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को एकत्र करके रखती है, एकत्रित करती। आवेश को कैसे एकत्रित करेगी, इसमें हम दो प्लेटें लेते हैं, एक हमारे लिए पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट, और बीच में हम यहाँ पे परावैद्युतांक माध्यम भर देते हैं। परावैद्युतांक भर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश एकत्रित होगा वो Q वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q बराबर CV। यहाँ C क्या है, यही हमारा क्या है, संधारित्र की क्षमता होती है। और भी सप्लाई वोल्टेज। और अगर हम यहाँ पे इसमें C देखना चाहें तो C हमको क्या मिलेगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/T।
तो यहाँ पे ए क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल, और डी क्या है, प्लेट के बीच की, प्लेटों के बीच की दूरी। यानी ये यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या होता है, डी होता है, और ए क्या होता है, ये प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। तो जो इसमें कैपेसिटेंस होगा सी, वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो यहाँ से हम इसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे और इस फार्मूले से Q बराबर CV से हम क्या निकाल लेंगे, उसमें एकत्रित आवेश को निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है जनरली हमारा संधारित्र कि ये एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को एकत्र करके संचित करके रखती है। इसको बनाते कैसे हैं, इसमें दो प्लेटों को लेते हैं, दो चालक प्लेटों को लेते हैं। ये क्या होती है, हमारी चालक प्लेट। तो दो चालक प्लेटों को बीच लेकर उनके बीच में कोई परावैद्युतांक भर देते हैं, तो हमारी जो युक्ति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। तो जहाँ पे हमने देखा संधारित्र, अब हम ये देखते हैं कि यदि हम संधारित्र को किसी ऐसी परिपथ में लगाते हैं तो उसका बिहेव कैसा होता है, वो किस तरह का व्यवहार करती है। तो आगे देखते हैं कि एक संधारित्र किसी ऐसी परिपथ के लिए किस तरह का व्यवहार करेगी। तो हम उसके व्यवहार को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्योर संधारित्र है हमारे पास, इसे हम एक ऐसी परिपथ में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये ऐसी परिपथ में लगाया और इसमें जो हमने यहाँ से सप्लाई आरोपित की, एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तात्क्षणिक वोल्टेज V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब हमारे लिए जो तात्क्षणिक वोल्टेज है वो क्या है, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। फिर इस तात्क्षणिक वोल्टेज की वजह से इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और ये धारा कैपेसिटर के क्रॉस में जाएगी। तो हम जब यहाँ पे इस परिपथ में कैपेसिटर के क्रॉस में धारा लिखेंगे तो धारा किस तरह लिखी जाती है हमारी, I बराबर C dV बटे dt, I बराबर C dV बटे dt। आगे चले तो I बराबर C dV बटे dt। यहाँ पे हम V का मान रखेंगे तो V बराबर क्या है हमारे लिए, Vm साइन ओमेगा t। अब जब V का मान रखा तो यहाँ से अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो I बराबर C, यहाँ से हमारा Vm कांस्टेंट है तो ये Vm बाहर निकल आएगा और साइन ओमेगा टी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का टी के सापेक्ष में जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला ओमेगा सी Vm कॉस ओमेगा टी। अब आगे हम ओमेगा सी Vm को हम लिख सकते हैं Vm बटे 1/ω c, 1/ω c, और 1/ω c को हम लिख सकते हैं XC, 1/ω c को क्या लिख सकते हैं, XC। ये तो 1/ω c की जगह पे हमने XC लिख दिया तो हमारे लिए बन गया I बराबर Vm XC cos ओमेगा टी। अब cos ओमेगा टी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90। ये टेक्नोमेट्रिक कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं जो कि थोड़ी सी यहाँ मैथमेटिक्स है, ये टेक्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, बस जितना है उतना
आप याद रखें, बस इस फार्मूले को याद रखें कि cos थीटा बराबर साइन थीटा प्लस 90 डिग्री होता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम क्या कर देते, इसको माइनस कर देते। तो इसी को हमने बस cos ओमेगा टी को हम इस फॉर्म में लिख दिए साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बन के आती है आई बराबर वी एम बटे एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं वी एम बटे एक्स सी को लिख सकते हैं आई एम, वी एम बटे एक्स सी को क्या लिख सकते हैं आई एम। तो जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, जो समीकरण बनेगा करंट का, वो क्या बनेगा आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पे एनालिसिस करने पे हमें ये देखने को मिला कि हमारे लिए इस परिपथ का जो वोल्टेज था, हमारे लिए इस परिपथ का जो वोल्टेज था V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, और इसमें बहने वाली जो करंट है वो करंट हमें क्या मिल रही है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अगर हम इसके बिहेवियर को देखें तो हमने आपको बताया है कि ओमेगा टी को हमेशा 0 डिग्री रेफरेंस पे ले लें, तो वोल्टेज जो है साइन ओमेगा टी यानी वोल्टेज हमारा यहाँ हो। अब साइन आई हमें इसमें क्या दिखाना है, आई दिखाना है। तो आई क्या है साइन ओमेगा टी प्लस 9। अगर ये हमने ओमेगा टी को 0 डिग्री लिया है तो 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 0 डिग्री मतलब यहाँ है और 90 डिग्री हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 90 डिग्री कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ये। तो इस डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगी, धारा मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखने को हमको ये मिलता है कि वोल्टेज ये है, हमने एंटी क्लॉक में देखना है। तो एंटी क्लॉक में भैया ये ऐसे घूमेगा तो धारा आगे आगे चलेगी और उसके पीछे पीछे वोल्टेज चलेगा। यानी जब धारा आगे चलती है वोल्टेज पीछे रहता है, तब कौन सा केस बनता है हमारा, लीडिंग का केस बनता है। कौन सा केस बनेगा, लीडिंग केस। तो हम इसमें कह सकते हैं कि शुद्ध संधारित्र परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये रखेंगे, ये मेरा हमारा पॉइंट है कि शुद्ध संधारित्र परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग होती है, और साथ ही साथ शुद्ध संधारित्र परिपथ, शुद्ध संधारित्र परिपथ अपने एक्रॉस सप्लाई वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है आई बराबर भी डी भी बटे डी टी, यही है वोल्टेज परिवर्तन। तो इस तरह से हमारा ये आपने देखा एक संधारित्र और किसी भी परिपथ में, एसी परिपथ में संधारित्र का व्यवहार किस तरह से होता है। अब इसी में हम आगे देख लेते हैं एक और पॉइंट, किसी संधारित्र में
एकत्रित ऊर्जा E बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, क्या जूल। या इसी को हम अभी क्या लिखा है, Q बराबर C भी लिखा है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/V। अब अगर हम इस C का मान यहाँ रख दें तो हमारे लिए ऊर्जा क्या बनेगी, E बराबर 1/2 C की जगह पे रखे Q/V इंटू V स्क्वायर। तो ये V से स्क्वायर कट गया, फाइनली 1/2 Q इंटू V। हमारे लिए एक फार्मूला ये भी बन जाता है, E बराबर Q इंटू V। तीसरा फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से हम V का मान निकाल सकते हैं। V बराबर क्या कर सकते हैं, Q/C। अब इस V की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, E बराबर 1/2 C गुणे V बराबर रख दें Q/C का स्क्वायर। तो इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो 1/2 C बटे इंटू Q का स्क्वायर बटे C का स्क्वायर। ये स्क्वायर से C कैंसिल कर दें, E बराबर 1/2 क्या बचा, Q² बटे C। तो ये हमारे तरह एक ही फार्मूले को हम 3 तरह से लिख सकते हैं और तीनों से हमारी क्या निकाली जा सकती है, किसी भी संधारित्र में स्टोर एनर्जी, एकत्रित ऊर्जा निकाली जा सकती है। अब यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको C दे देगा, V दे देगा, ऊर्जा पूछ लेगा, या हो सकता है Q दे दे, V दे दे, ऊर्जा पूछ ले, या हो सकता है Q दे दे, C दे दे और ऊर्जा पूछ ले। तो ये एक ही चीज़ को लिखने के अलग अलग तरीके, इसका मतलब भी वही है, इसमें भी आपको वही ऊर्जा मिलेगी और इसमें, मतलब तीनों में ही फार्मूलों से अगर आप करने जाएंगे तो ऊर्जा आपको एक समान ही मिलेगी, बस उसके लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने प्रतिरोध को देखा, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इंडक्टर को देखा, प्रेरकत्व को देखा था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, उसी तरह से हम संधारित्र का श्रेणी संयोजन देखते हैं। तो संधारित्र का श्रेणी संयोजन देखने के लिए क्या करेंगे, हम संधारित्र को श्रेणी में लगाएंगे। ये हमारे लिए संधारित्र C1 है, ये हमारे लिए संधारित्र C2 है। यहाँ से हमने यहाँ पे इसमें सप्लाई वोल्टेज V दिया, ठीक। तो यहाँ से V देने पे यहाँ पे Q आवेश आएगा, तो ये Q इसमें प्रवाहित होगा। तो इसके लिए हमारा वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज, कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2, ये हमारे लिए समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो Q हमारे लिए सभी में समान है, तो हम पढ़ के आए Q बराबर CV। तो यदि हम C1 के लिए लिखने जाएंगे, इसको हम C बराबर Q/V भी तो लिख सकते हैं। तो जब हमने टोटल लिखा, C1 के लिए अगर हम लिखने जाएंगे तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 बराबर Q/V1 और C2 बराबर Q/V2। तो यहाँ से C1 बराबर Q/V1 और C2 बराबर Q/V2। अब C1 C2, तब इससे हम यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर Q/C, इससे यहाँ पे लिख सकते हैं V1 बराबर Q/C1 और इससे यहाँ V2 बराबर लिख सकते हैं Q/C2।
अब V1 V2 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, Q/C बराबर V1 की वैल्यू Q/C1 प्लस V2 की वैल्यू Q/C2। यहाँ से Q कैंसिल हुआ, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये होता है हमारा तरीका किसको, कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने का, जो कि आप अगर देखें तो प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है। अब इसी तरह से हम संधारित्र को, या इसमें एक पॉइंट और लिख लें कि संधारित्र के श्रेणी संयोजन में, संधारित्र के श्रेणी संयोजन में कुल कुल धारिता घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। ठीक है। अब संधारित्र का समांतर संयोजन, तो संधारित्र को समांतर में संयोजित करने के लिए बस जैसे हमने प्रतिरोध संयोजित किया था उसी तरह से संधारित्र को संयोजित कर दें। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे हमने प्रतिरोध लगाया था, यहाँ पे संधारित्र लगा दिया। तो पैरेलल में हमारा वोल्टेज क्या होगा, समान जाएगा। ये V वोल्ट हो गया। अब यहाँ से निकलने वाला आवेश Q है, तो Q1 होगा और Q2, Q भी डिवाइड हो जाएगा। अब वोल्टेज तो समान है, Q बट गया, तो जो कुल आवेश होगा, कुल आवेश Q बराबर कहाँ कहाँ बटा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। अब आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, CV। तो ये होल परिपथ के लिए आवेश है, ये पूरे परिपथ के लिए इक्विवेलेंट तुल्य धारिता है, और ये हमारे लिए सप्लाई वोल्टेज है। अब अगर हम इस ब्रांच के लिए Q1 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, Q1 बराबर, इसके लिए कैपेसिटेंस कितना है, C1, और वोल्टेज कितना है, V। इसी तरह अगर हम Q2 लिखना चाहें ब्रांच 2 के लिए तो क्या लिखेंगे, धारिता कितनी है, C2, और वोल्टेज कितना है, V। अब Q1 Q2 तीनों की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दें तो C इक्विवेलेंट V बराबर Q1 की वैल्यू C1 V प्लस Q2 की वैल्यू C2 V। V भी यहाँ से कॉमन ले लें, C1 प्लस C2, तो ये भी से ये भी कैंसिल हो। अब फाइनली हमारे पास क्या आया, C1 प्लस C2। तो ये होता है संधारित्र का समांतर क्रम में संयोजन। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस संयोजन में कुल धारिता क्या होती है, बढ़ती हुई, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी धारिताएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ती चली जाती हैं। तो जब जुड़ती चली जाती हैं तो कुल धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब हमें ज़्यादा धारिता की आवश्यकता होती है तो हम किस तरह के संधारित्र लगाते हैं, समांतर संयोजन। और जब कम धारिता की आवश्यकता होती है तो किस तरह का संयोजन करते हैं, श्रेणी संयोजन। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, इसमें हमारा धारिता बढ़ेगी तो धारिता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आवेश, धारिता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आवेश की। तो अगर धारिता बढ़ती है तो आवेश भी बढ़ जाए। तो आज हमने
क्या देखा, संधारित्र स्थिर विद्युत क्या होती है, कूलाम का नियम क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, फिर किसी ऐसी परिपथ के लिए संधारित्र किस तरह का व्यवहार करता है, उसमें स्टोर होने वाली, एकत्रित होने वाली ऊर्जा किस तरह होती है, फिर हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में किस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आज के लेक्चर को आप अध्ययन करिएगा घर में, और कल संडे है, अपन मंडे को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माधव ITI ऑनलाइन पोर्टल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।